जी अर्पण जी, शुरुआत करती हूँ मैं। जी नमस्कार। आप सभी को भी मेरा बहुत प्यार भरा आदाब मिले। आज मैं जनसुलभ के पेज से, मंच से आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अर्पण कुमार जी का जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं और जिन्होंने अपने इस जनसुलभ पुस्तकालय के मंच पर अनेक महत्वपूर्ण रचनाकारों व उनके लेखन से हमें रूबरू कराया है। और मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मंच मुझे भी आप लोगों से रूबरू करने का अवसर दिया है। मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, यह सवाल हमेशा मेरे जहन में आ जाता है। क्योंकि मेरा पेंटिंग या चित्रों से भी वास्ता है, तो और ये चित्र और रंग इस कदर से घुले मिले हैं मेरे भीतर कि इनको मैं अलग अलग करके देख पाना मेरे लिए कई बार संभव नहीं हो पाता है। और कितनी बार मेरी कविताओं में चित्रों के जो रूपाकार हैं, रंग हैं, इसके बहुत सारे भिन्न भिन्न जो बिंब हैं जो आते हैं। इसी तरह कई कविताएं किसी न किसी रूप में या कविताओं का कोई भाव चुपचाप मेरे चित्रों में आ ही जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों से अपनी एक बहुत एक स्मृति साझा करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत एक यादगार क्षण था मेरे लिए। ज्ञानपीठ, जब रविंद्र कालिया सर ज्ञानपीठ के निदेशक थे, तो उस समय धर्मवीर भारती की कन्नू प्रिया के लिए पेंटिंग्स बनानी थी। तो कालिया सर ने, रविंद्र कालिया जी ने मुझे वो किताब मुझे दी और मुझसे कहा कि तुम इसके लिए पेंटिंग्स बनाओ। और मुझे उन्होंने ये बताया कि ये कन्नू प्रिया जो उनका कविता संग्रह था धर्मवीर भारती का, इसके लिए वो एम ए हुसैन साहब से चित्र बनवाना चाहते थे। तो किसी कारणवश उनसे ये वहाँ बात नहीं हो सकी, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे दिया। तो ये मेरे लिए उस समय बहुत दोहरी खुशी का क्षण था कि मैं एक धर्मवीर भारती जैसे एक बड़े कवि की जो कविता संग्रह है उसके लिए चित्र बना रही हूँ। और एक ऐसे महान कलाकार जो पूरे देश नहीं दुनिया में जिन्होंने नाम रोशन किया देश का, उनके लिए सोचा गया था, वो काम मुझे मिला। तो फिर वो कन्नू प्रिया जो है मेरे चित्रों के साथ एक किताब के फॉर्म में ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ, जो मेरे लिए मैं समझती हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं शब्दों में होती हूँ तो कविता मेरे बहुत निकट होती है। और ज़्यादातर जब मैं पढ़ रही होती हूँ और कोई कहानी या कविता वगैरह, तो उस समय जो भाव मेरे भीतर आते हैं या जो चीज़ें मुझे उद्वेलित करती हैं और जो वो बाहर आना चाहती हैं, तो वो शब्दों के रूप में शब्दों के रूप में या कविता के रूप में वो उसमें कागज़ पे आती है। इसी तरह जब मैं रंगों और रेखाओं के करीब होती हूँ या मुझे कुछ पेंटिंग्स करनी होती है और या कुछ पेंटिंग्स से संबंधित चीज़ें मैं जब मैं देखती हूँ, तो मुझे जो मैं सोचती हूँ, मेरे जो भाव होते हैं या जो मेरी जो कल्पना होती है या इमेजिनेशन होती है, वो एक मतलब चित्र के रूप में फॉर्म्स के उसमें या कहना चाहिए रंगों और आकृतियों के रूप में वो ऐसे जो है कैनवस पे मुखर होने लगते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आजकल मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रंगों के साथ में हूँ, कुछ चित्रों को कुछ नए चित्रों का सृजन कर रही हूँ। तो और लगता है जैसे शब्दों से थोड़ा सा मैं
दूर हूँ। और आप ये पीछे थोड़ी सी ये पेंटिंग दिखाई दे रही है, तो इसमें जो है मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें मैं जो है जो भिन्न भिन्न रंगतें हैं, इसमें आपको बेज कलर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ऑरेंज कलर भी है। इनको इनके ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार लगाया है, पहले भी लगाया है, लेकिन हर बार जब हम उसी कलर को जब बार बार बरतते हैं तो वो अनुभव जो है मेरा पिछले अनुभव से अलग होता है, कुछ नया होता है। तो हो सकता है कि मेरे आ ही रहा है और आगे भी जो है रंगों रेखाओं को का जिक्र इस पे आता रहे। तो और रंगों और रेखाओं को लेकर मुझे क्या अनुभव होता है, थोड़ा मैंने कुछ लिखा था इसके बारे में, वो मैं पढ़ के आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत नमस्कार आनंदा जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैंने एक लिखा है कि जैसे कविता और चित्र या शब्द और रंग ये मेरे दो बच्चों की तरह हैं, जिनमें कभी तो बहुत मेल होता है, कभी बहुत झगड़ते हैं, इतना कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मैं उनके झगड़े सुलझाती हूँ, कभी उन्हें डांट लगाती हूँ तो कभी प्यार से समझाती हूँ, और वो दोनों भी कभी एक में एक हो जाते हैं और चुपचाप बातें करते खेलते रहते हैं, ऐसे कि जैसे उनका अस्तित्व जुदा जुदा नहीं एक ही है। और मैं भी बराबर उनका ख्याल रखती हूँ, जैसे माँ अपने बच्चों को बराबर, सारे बच्चों को बराबर मानती है। इसी तरह रंग और कविता दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। मैं दोनों को संग लेके चलना चाहती हूँ, मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी जिद्दी बच्चे की तरह कविता ज़्यादा तंग करती है या कभी रंग ज़्यादा तंग करते हैं, तो मैं उन्हें थप्पड़ भी रसीद देती हूँ और कभी कभी उनके कान भी मरोड़ देती हूँ। और जब वे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, कहीं दूर जाके छुप जाते हैं, तो मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढती हूँ, उन्हें मनाती हूँ, पुचकारती हूँ। इस तरह कविताओं के साथ और रंगों के साथ मेरा प्रेम, प्रसन्नता, गुस्सा, दुख, पीड़ा का संबंध चलता ही रहता है। जैसे बच्चे के बिना माँ का जीवन कुछ नहीं होता, ऐसे ही मुझे रंगों और कविता के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। मैं किस तरह से लेखन या पेंटिंग में क्रिएशन, लेखन और पेंटिंग से जुड़ी, या और किस तरह से कविताएं मेरे भीतर आने लगी या चित्र मुझे रंग कब भाने लगे, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने बहुत छोटे छोटे सीन्स या दृश्य के रूप में विजुलाइज किया है। हो सकता है इन सीन्स में तारतम्यता ना लगे, मगर इन सब के मूल में एक ही भाव है कि सृजनात्मकता कैसे उद्भूत हुई मेरे भीतर और कैसे वो आगे बढ़ती रही। तो इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इसको मैंने कुछ ऐसे करके किया, जैसे सीन नंबर 1, मैं अपनी यादों की झरोखों से बचपन में झांकती हूँ तो पाती हूँ कि मेरा संगीत, नृत्य और के प्रति बहुत अधिक मेरा रुझान था, और इसको लेकर एक दीवानगी सी छाई रहती थी मेरे बाल मन पर। ऐसा आलम था कि पास पड़ोस में मेरी कोई सहेली अगर नृत्य संगीत सीख रही होती थी तो मैं उसके घर जाकर उससे सीखती, उसका तानपुरा छूती, उसका हारमोनियम बजाना चाहती। वो मुझे बहुत इतना आकर्षित करते थे वो वाद्य यंत्र जो है। मैं सारा अपना खाना पीना भूल कर जो है पूरे दिन उसके घर बनी रहती, जब तक वो मुझे घर जाने के लिए नहीं कह देती। और उस समय जो है बहुत मेरे ख्याल से सभी घरों में एक रेडियो हुआ करता था, जो साइज में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो मैंने खुद ही उसे ट्यून कर करके वीर भारती, ऑल इंडिया रेडियो, सिलोन इत्यादि को ढूंढ लिया और उस पर तमाम प्रोग्राम, गीत और संगीत
बराबर सुनती रहती, और वो तभी बंद होता है जब मेरी माँ मुझे जो है 5-6 बार कस के झटकियाँ ना लगा देती थी कि चलो अब बंद करो, बहुत हो गया। तो ये एक मेरा जो बहुत, जब हम बहुत छोटे होते हैं उस टाइम, जो एक सहज जो कलाओं के प्रति जो आकर्षण था वो ये मेरा था। लेकिन जो बाद में धीरे धीरे वो कविता, और शायद कविता और रंगों के रूप में विकसित होता गया, और ये नृत्य और गीत संगीत के प्रति मेरा रुझान जो है बाद में भी बना रहा और अभी भी है। और जो मैं अपने शुरू के दौर में जो मैंने अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें जो है नृत्य के जो फॉर्म्स हैं, जो लय है, उनको लेकर मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स रची हैं वो लय। और मैं समझती हूँ कि लय जो है जीवन में भी होनी चाहिए, चित्रों में तो है, होनी ही चाहिए, कविताओं में बगैर लय के जीवन तो मुझे एक अधूरा सा लगता है। शंपा जी बहुत बहुत नमस्कार, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रज श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है आपका। और मेरा अगला सीन है, उसको मैंने इस तरह से लिखा है। अभी 1-2 दिन पहले मैं आकांक्षा पारे को सुन रही थी, वो बता रही थी कि उनके समय में किस तरह से पढ़ाई के उसमें फील्ड में गणित को और साइंस को तवज्जो दी जाती थी। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा दौर था, हम सब उसी दौर के लोग हैं जब ज़्यादातर घरों में लड़कों को इंजीनियर बनाने की और लड़कियों को डॉक्टर बनाने की तैयारियां चलती थी। तो मेरे घर का भी वातावरण जो है पूरी तरह से गैर साहित्यिक था। मेरे सारे भाई बहन जो साइंस के थे, भाइयों के पास गणित थी और बहन के पास बायोलॉजी थी, और मैं एक अकेले आर्ट्स की थी। और मुझे इसलिए भी दिलवाया गया था आर्ट साइड की, मुझे स्कूली पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे उस टाइम उतना उनका महत्व नहीं था, और उन्हें ये लगता था कि चलो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके किसी ना किसी तरह से तो पास हो ही जाएगी। खैर, मुझे तो भले ही स्कूली पढ़ाई से मुझे बहुत उसका शौक नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं जो है मेरे उस समय बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो घर के अहाते में बहुत गुलाब फूल खिले होते थे, गुलाब, गुलदाउदी, गेंदा, और तो मुझे वो बहुत आकर्षित करते, उनका शेप आकर्षित करता, उनके रंग तो बहुत ज़्यादा मुझे आकर्षित करते, बेला और चमेली। और जब हम स्कूल जाया करते थे तो रास्ते में जो पेड़ पौधे मुझे अक्सर दिखाई पड़ते, उन्हें देखते हुए चलती। पेड़ों से जो हवा से लहराती हुई पत्तियां ज़मीन पे गिरती थी, वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी, वो उस टाइम भी लगती थी और आज भी बहुत सुंदर लगती थी। क्योंकि जैसे मैं भी बता रही थी, मुझे नृत्य का बहुत शौक है, तो मैं जब भी मैं अकेले होती थी तो जैसे मैं पेड़ों को देखती थी, पेड़ों के भी अलग अलग शेप्स होते थे और जो होते हैं, और उनकी टहनियाँ, तो मैं भी उस तरह से पोज बनाने की बहुत कोशिश क्या करती थी अकेले में। लेकिन अब वो एक मैं समझती हूँ वो एक दीवानगी ही थी मेरी। और जब हमारी कभी छुट्टियाँ होती थी तो हम गांव जाया करते थे, और हमारे गांव में एक नदी होती थी, वहाँ पे हम जाते थे रात में घूमने। उसकी वो जो उसकी रेत जो चांद की रोशनी में चमकती थी, वो आज भी मेरे मन में एक अंकित है, बिल्कुल वैसे की वैसी अंकित है। लेकिन ये वो दौर था जब इस तरह चीज़ें हमें वो आकर्षित करती थी मुझे। लेकिन उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि पेंटिंग क्या होती है या लिखना क्या होता है, क्योंकि सारा जोर घर का जो है डॉक्टर इंजीनियर पर ही था। ममता कालिया मैम, बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आपसे मुझे बहुत प्रेरणा और बहुत बल मिलता है।
जी, कई बार लगता है मुझे शब्द और रंग जो है आपस में जुड़ते हैं। कई बार मैं दोनों को साथ साथ में लेके चलती हूँ। और और कई बार अभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं अपनी पेंटिंग्स क्रिएट करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे शब्द खुद ब खुद मेरे अंदर से निकलते हैं, और जो मैं उसको उस पे अपने रंगों से कैनवस पे उकेर देती हूँ उसको। और वो जो एक वो कहीं से नोट किए हुए नहीं होते वो शब्द, और खुद एक अंदर से सृजित होते हैं। जैसे हम कलर्स को या कविता को सृजित करते हैं, या कलर को जब पेंटिंग करते हैं अपना बनाते हैं, उसी तरह से वो शब्द भी सृजित होते हैं और मैं उसे उस पर अंकित करती हुई चलती हूँ। तो मुझे तो दोनों में बहुत ज़्यादा जुड़ाव लगता है। वो बता भी चुकी हूँ कि मुझे उन्हें लेकर क्या फील होता है। और अब मैं अगले सीन में आती हूँ। मेरे जो बड़े भाई बहन थे बहुत ज़बरदस्त पढ़ाकू थे, और वे अपनी पढ़ाई में ही लगे रहते थे पूरे टाइम, और मैं खेलने में और इधर अपने पास पड़ोस में जाके म्यूज़िक सीखने में, पेड़ पौधे देखने में, गुलाब की क्यारी की निराई गुड़ाई करने में, इसी में ही लगी रहती थी। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि मेरे भाई जो बड़े भाई हैं उस समय बहुत सारी जो किस्से कहानियों की जो पुस्तकें होती थी वो लाया करते थे। उस दौर में बहुत ये सब चलती थी, जैसे चंदा मामा है, पराग है, चंपक है और मधु मुस्कान। ये हमने खूब पढ़ा, और थोड़ा समय बीता जब हम थोड़ा बड़े हुए तो बहुत सारे जासूसी उपन्यास इब्न सफ़ी के, सरिता, मनोरमा, गुलशन नंदा और रानू के उपन्यास पढ़े, प्रेमचंद और शिवानी को भी खूब पढ़ा। और ये सब बहुत सहजता से बुक स्टॉल पे जो उपलब्ध हो जाते थे, तो हम हमें लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। वो सामने दिखते थे तो हम उन्हें ले लिया करते थे। और उस समय सरिता में और मनोरमा, गृह शोभा, ये सब आया करती थी। उसमें छोटी छोटी नज़में छपी होती थी, कविताएं, जो मैं पढ़ती थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेरे मन को कहीं भीतर बहुत स्पर्श करती थी। और जब वो मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उन्हें उनमें से कई कविताओं को काट कर मैंने अपने एक स्क्रैप बुक बनाई थी। मैंने कॉपी बनाई थी, और उससे मैं, जैसे मुझे कोई सीन्स अच्छा लगता था, कोई फूल अच्छा लगता था, कोई शेप फिगर अच्छा लगता था, तो मैं काट के उसमें चिपकाती थी। और उसी में मैं ये कविताएं जो मुझे पसंद आ जाती थी तो मैं किताब में से कट करके उसमें चिपका देती थी। और फिर जब मौका मिलता था बाद में, या जब मेरा मन करता था, तो मैं उसको देखती हुई चलती थी। और मेरे ख्याल से वो उस समय जो मैं 10th और 12th में 10th में थी जब मैंने शुरुआत की, 8th और 10th में, वो शायद अभी भी वो स्क्रैप बुक मेरे पास घर में कहीं रखी हुई है। आराधना जी, अब ठीक है? मुझे लगता है कि मेरी जो एक पढ़ने की आदत है वो वहीं से पढ़ी। हालांकि उस समय तक बहुत सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना था, और उसमें कैसे कविता लिखने या क्या करना ये मुझे उस समय तक नहीं पता था। लेकिन उससे आगे जब मैंने ग्रेजुएशन में आकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय एक साहित्यिक नगरी की तरह थी। वहाँ आकर मैंने बहुत सारे साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को और क्लासिक उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया और देखा। और मुझे याद है कि मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी, तो जो ये क्लासिक जितने भी उपन्यास हुआ करते थे वो एक टेक्स्ट बुक की तरह पूरे हॉस्टल में चला करते थे, वो घूमते थे। उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ उसको पढ़ती थी। और फिर मैं अब अगले सीन पे आती हूँ कि जैसे कि मैं अभी आपको लोगों को बताई थी, मुझे इसका, संगीत का और नृत्य का बहुत ज़्यादा शौक था। और अपनी इस दीवानगी के चलते मैं जो है अपने, जब 9वीं कक्षा में विषय चुनने की बारी आई तो मैं संगीत को एक विषय के रूप में लेना चाहती थी, मगर
हमारे परिवार में हमारे पिता ने कहा कि संगीत हमारे घर में नहीं चलेगा, तो चित्रकला को मैंने एक विषय के रूप में लिया जो बराबर मेरे साथ रही। तो उस समय चित्रकला जो है मुझे इसलिए भी अच्छी लगती थी कि मुझे उसमें पढ़ना नहीं पड़ता और वो उसमें अपने मन चाहे जितने मैं रंग भर सकती हूँ। तो मैं सब किताबों से देख देख कर उसमें सब तमाम तरह के आकार, कभी पक्षी, किसी पक्षी का, कभी फूल का, पेड़ का आड़े तिरछे बनाया करती थी और उसमें रंग भरा करती थी। तो अब मैं अगले सीन पे आती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा बोध होना शुरू हुआ, मतलब मैं थोड़ा जब बड़ी हुई, तो मैंने पाया कि लड़कियों को अपने मन का कुछ करने की उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी कि लड़कों को थी। मैंने हमेशा महसूस किया कि लड़कियों को, स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे की सलाहियतें मिलती हैं, चाहे वो मेरे अपने आसपास का परिवेश होता, चाहे घर में मैं देखती, अपने रिश्तेदारों में देखती, संबंधियों में और पास पड़ोस में भी देखती, और चाहे दूर दूर देश में देखती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं सारे स्त्रियों के लिए हैं, और पूरे दिन वो घर का सारा काम करती हैं और उसके बाद भी उन्हें तमाम उपेक्षा और तानों का शिकार होना पड़ता। ये बात मुझे बहुत व्यथित करती जब मैं इसको थोड़ा समझने लायक हुई। और ख़ुद मुझे घर में भी बेवजह की जो टोका टाकी होती थी एक बढ़ती हुई लड़की के लिए, जैसा कि मेरे ख्याल से अमूमन घरों में होता होगा, यह मत करो, ऐसे मत बैठो, वहाँ मत जाओ, इतनी ज़ोर से मत हंसो, और बात पे कि अब एक लड़की हो, एक लड़की के तुम्हें तरह रहना चाहिए और दूसरे के घर में जाना है वगैरह वगैरह। तो ये और फिर एक अकेले मैं आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी, सब एक तरफ हो जाते हो, मैं आर्ट्स की अकेली, और मुझे पूरी तरह से वो एक कंपटीशन चलता हराने का। तो उस समय तो मेरे बाल बुद्धि पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा। और क्योंकि वो समय ऐसा था कि जब वहाँ बच्चों की जो होती गई, बहुत दब्बू और अंतर्मुखी होती चली गई। और इलाहाबाद में भी जब मैंने वहाँ प्रवेश लिया तो ये प्रवृत्ति मेरी बनी रही, और मुझे जो किसी से बात करने में या अपनी बात को रख पाने में बहुत हिचक होती है और मैं बिल्कुल सहज नहीं होती। ऐसे में मुझे लगता है कि ये कविता और जो रंग, इन्होंने मुझे मेरे साथी बने, और मेरे भीतर जो उस समय जो छटपटाहट थी या जो अपने होने का जो एहसास था अपने वजूद को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसको व्यक्त करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी बातों को बिल्कुल भी नहीं कह पाती थी। सॉरी। तो इसके लिए वो कविता और रंग, पहले कविता मेरा जो है माध्यम बनी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैं अपनी सारी बातें रख सकती हूँ, अपने भी दुख और दूसरों के दुख और दूसरों की पीड़ा भी जो मुझे अपने भीतर महसूस होती है, मैं सब कुछ इसके माध्यम से रख सकती हूँ। और मैं क्या सोचती हूँ, अपनी मेरी जो अच्छी संवेदना है उसको भी मैं इसमें ला सकती हूँ। खैर, मेरे ख्याल से इस तरह के तमाम दृश्य या स्मृतियाँ हर किसी के जीवन में होंगे, और जाने कितने होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रचनाकार से, उसकी सृजनात्मकता से जुड़ते हैं। और देखा जाए तो ये संघर्ष का एक लंबा दौर था, लेकिन अगर इसको हम यूं ही अगर कहें, जैसा कि और जो जिनकी रुचि इसमें नहीं होती है वो
उन्हें लगता है कि अगर देखा जाए तो कहने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मैं सोचती थी कि मुझे कलाकार बनना है या मुझे कविताएं लिखनी है। और ये एक छोटी सी वजह थी, लेकिन ये एक सृजनशील लोगों को के जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष लेके आती है। कितना लड़ना पड़ता है हमें अपने आप से और अपनी सृजनशीलता को बरकरार रखने के लिए, अपनी संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए, और कितना कुछ साबित करना पड़ता है बार बार कि कविता और पेंटिंग क्या है ये कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। और ये मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी और पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि मैं अपने चित्रों और कविता के लेखन की अभिव्यक्ति को लेकर क्या महसूस करती हूँ और वो चीज़ें किस तरह से मेरी रचना प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं। अक्सर महसूस होता है कि हिंसा और नफरत से भरी इस दुनिया में प्रेम व सौंदर्य का कितना अभाव है। कैसे पूरा हो ये अभाव? तो ये रचनात्मकता ही है जो इन तमाम अभावों को पूरा करती है। कोई भी हिंसा हो, कैसी भी नफरत हो, चाहे मन के भीतर चाहे मन के बाहर, बेचैनी, द्वेष, घृणा, अशांति, दुख, विलाप पैदा करती है, मन को बहुत उदास, विचलित करती है। इतना रूखापन भरती है मन के भीतर जैसे पतझड़ हो। तो क्या करे मन, क्या करे संवेदनाएं, किसी न किसी रूप में फूट कर बाहरी दुनिया में तो आएंगी। आखिर हम इसी भौतिक संसार का हिस्सा हैं। वो लय, वो कोमलता, वो स्वाभाविकता, वो सहजता, वो जीवन का संगीत ढूंढने समझने की कोशिश जो इस हिंसात्मक विद्वेषपूर्ण दौर में खोसा गया है, क्या हम हमेशा से ऐसे थे? शायद नहीं। अगर शायद नहीं तो उम्मीद बाकी है, सकारात्मकता बचती है। सहजता, इंसानियत, रागात्मकता, मधुरता, प्रेम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अभी भी मौजूद है। सबके दिलों में ये मूर्त रूप में नक्श हों, यही मैं कामना करती हूँ, यही ख्वाहिश है मेरी, और यही मेरी रचना का सार है। मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ बात कहना चाहती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि ये जो सृजन प्रक्रिया है, हम कोई कविता रच रहे हैं या चित्र रच रहे हैं, वो रचनाकार की एक नाभिन नाल से जुड़ा होता है। जैसे एक माँ के गर्भ का जो एक बच्चा है, माँ के नाभिन नाल से जुड़ा रहता है और वो वहीं पर विकसित होता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि रचना भी जो है रचनाकार के एक नाभिन नाल से जुड़ी रहती है और वो उसके भीतर पकती रहती है और वो नाभिनाल से वो अपनी रसद लेता रहता है। एक समय के बाद जब उसे ये लगता है कि हाँ अब ये इसको बाहर आ जाना चाहिए और तो वो उसको जो है अपने पेपर पे उतारता है या कैनवस पर लेकर आता है और उस समय वह उसे अपने नाभिन नाल से काट कर उसको अलग करता है। ये वो उसका अपना क्रिएशन है जिसको वो अपने भीतर से बाहर लाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है। तो सचमुच में वो एक मुझे लगता है एक बहुत खुशी का क्षण होता है जो, और एक लगता है कि हमने एक कुछ अंश, एक अंश तो कुछ अच्छा किया। कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। इस कुछ अपनी थोड़ी सी सार्थकता किसी अंश में दिखाई पड़ती है। तो मैं अब यहाँ पर काफ़ी बातें मैंने कह ली मेरे ख्याल से, और अब मैं अपनी कविताएं पढ़ना चाहूँगी, आप लोगों को से साझा करती हूँ। मेरी पहली कविता है, इसका कोई शीर्षक नहीं है और मुझे कई बार शीर्षक देने में बहुत समझ में नहीं आता कि मैं क्या शीर्षक दूँ। चित्रों में भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक चित्र में या कविता में इतनी सारी
संवेदनाएं इतनी इतनी सारी अभी भाव होते हैं, उसको कैसे उसको एक शीर्षक में संवारूं। लेकिन फिर भी कुछ कविताएं और चित्रों में मैं देती हूँ शीर्षक, क्योंकि बहुत बार लोग कम से कम चित्रों में तो पूछते हैं कि इसका शीर्षक क्या है। तो मैं पढ़ती हूँ अपनी कविता। मुझे चाहिए आकाश भर शब्द, गढ़ सकूं प्रार्थना की पंक्तियां, लिख दूं शिविरों के संताप, यातना, अपमान और पीड़ा के बीच एक शब्द, हरा। बचा रहेगा तब शायद थोड़ा भूगोल, थोड़ा सा इतिहास भी, गर नहीं काटे जाएंगे जंगल। मेरी अगली कविता है का शीर्षक, इसका मैंने शीर्षक दिया है प्रवाहमान सृष्टि। महानदी की संकल्पना इतनी बुरी तो नहीं थी, महानदी की संकल्पना इतनी बुरी तो नहीं थी, ना ही यह सोचना कि कितनी नदियां होंगी उसके भीतर। आखिर कितना जान पाते हैं हम अपनी नश्वरता में, जबकि सतत प्रवाहमान सृष्टि बदलती रहती है रूप अपना वक्त बेवक्त। ऐसे में यह सोचना कितना मुनासिब, कितना गैर मुनासिब होगा भला कि नदी तट से बंधी रास्ता बनाती चलती है और समुद्र आसमान होता रेतीली सरहदों तक जाकर लौटता रहता है। ये मेरी अगली कविता का शीर्षक है सदी का फासला। स्वप्न में बार बार टकराती रोशनी भर लेती हूँ अंजूरी में, उड़ेल देती हूँ फिर सांसों पर। उगते हैं कई कई रंग वहाँ, रख देती हूँ उन्हें अलग अलग ख्वाहिशों की पैलेट पर। इस तरह रंग भी ख्वाहिशों की सोहबत में ख्वाहिश बनने की प्रक्रिया में शामिल होने लगते हैं, और फिर अंधेरे समंदर में भटकती कैनवस की कश्तियों में रंगों से भरी ख्वाहिशों की पैलेट को रखकर निर्जन द्वीपों की तरफ तैरा देती हूँ। अक्सर सोचती हूँ जीवन के समानांतर समूचे ब्रह्मांड में चक्कर काटते रूप अरूप आकारों को चिन्हित करूं, फिर पैलेट में ख्वाहिशों के साथ रखे रंगों को लेकर स्ट्रोक लगाकर कोई मास्टरपीस बनाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाती। रंगों और प्रकाश में एक सदी का फासला है। प्रकाश जो सूरज के पास है, तो क्या मुझे पिछली सदी में होना चाहिए था? मगर क्या वहाँ मुक्ति थी? ढूंढती हूँ इतिहास की किताबों में इसका उत्तर। फिर एक अभिलाषा सिर उठाती है कि पैलेट से रंग लेकर निर्जन द्वीप के निर्जन किनारों को ही रंग डालूं। मैं पुनः सोच में पड़ जाती हूँ, क्या कुछ अर्थ होगा बियावान जंगल के निर्जन किनारे पर सृजित किए गए रंगों का, अगर आकाश में गहरा इंद्रधनुष ना बने तो? जंगल में मोर नाचा, आखिर किसने देखा? मेरी अगली कविता, इसका शीर्षक है चाहते वजनाएं हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे भीतर बहुत चाहते होती हैं, इच्छाएं होती हैं, पसंद होती हैं, और कोई चाहत ऐसी होती है या कोई इच्छा हमारी ऐसी होती है जो हमारे लिए प्रेरणा बनती है, हमारा जीवन बनती है। परंतु वही चाहत या वही इच्छा किसी दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखती, और उन्हें भी ये लगता है कि क्या कुछ अजीब सा लगता है कि ये सामने वाला इस तरह की चाहतों को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। मैं यहाँ पे यही कह सकती हूँ, रंगों और किसी को रंगों के प्रति या अपना
शब्दों के प्रति बहुत दीवानगी हो सकती है, किसी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैंने कविता लिखी थी, चाहते वर्जनाएं हैं। चाहते इतनी गहरी थी, काली रातों से भी ज़्यादा गहरी, कि कुछ सुझाई न दे, और इतनी गहरी कि घुल मिल जाए रक्त मज्जा के साथ, कि ढूंढना नामुमकिन हो जाए। कैसे दौड़ लगाती हैं चाहते, देह में धमनियों में दौड़ते रक्त के साथ। कैसे तैरती हैं रूह के भीतर अपने जज्बात रखकर, जैसे आसमान में तैर रहे हों बादल, जैसे परिंदों का झुंड उड़ान भर रहा हो, जैसे क्षितिज पर समंदर से गले मिल रहा हो सूरज। कैसी हैं चाहते, क्या चाहते वर्जनाएं हैं। कैसे बेचैन होती हैं चाहते हैं ज्वार भाटा से, क्या वो चांद से बंधी हैं। बसेरा करते पंछी तीखी आवाज़ में चीखते, प्रतिरोध जताते, क्या ऐसे ही चीखती हैं अंतर्मन में बसेरा करती चाहते चुपचाप। कैसी हैं ये चाहते, कर देती हैं तबाह। कैसी हैं ये चाहते, कर देती हैं तबाह दुर्ग, किले, नगर, सभ्यताएं, नैतिकता, अनैतिकता। दुनियावी फ़लसफ़ों में बिछी चाहते आसमान में क्यों ठौर बनाती हैं। क्या चाहते सचमुच वर्जनाएं हैं। अगली कविता का शीर्षक है मुक्त न होने का एहसास। बहुत ज़्यादा सच्चाई, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, बहुत सारी शुद्धता, फिर भी क्षणभंगुर होने की जकड़ से नामुक्त होने का एहसास। थोड़ा उजाला, थोड़ा अंधेरा भी, थोड़ा उजाला, थोड़ा अंधेरा भी था, अपने सतीपन से परे अनुत्तरित प्रश्नों में उलझा हुआ। अंतःकरण में प्रवेश का भाव ही गहन था, द्वैत अद्वैत के बीच दोलन करता हुआ। बहुत शुक्रिया कालिया मैम। ये एक इस कविता का शीर्षक है बस इतनी सी। मैं कहाँ जानती थी कभी या अभी भी, कितना कुछ अदृश्य है। मैं सांस में हूँ, मैं सांस में हूँ, मैं पानी में हूँ, मैं हवा में हूँ की तर्ज पर। पता नहीं कैसे पेटी में बंद जीवन का कोई सिरा खुला था, लगातार उधड़ रहा था या दूसरे हिस्से से चुपचाप संवाद कर रहा था। उतरा उसी काली मिट्टी में जिसके नीचे बीज दबा हो तो खुआने लगता है, जिसके नीचे बंजर भावनाएं दबी हों तो मिट्टी की तरह भुरभुरी हो जाती हैं, और यदि मृत देह दबे तो मिट्टी के रंग की हो जाती हैं। अखुआना, मुरमुराना और मिट्टी में मिल मिट्टी रंग हो जाना, बस इतनी ही कहानी है सृष्टि की। नहीं नहीं, बस इतनी सी कविता है, या नहीं, या बस इतने से रंग हैं, या फिर एक आकाश कैनवस जितना, या इससे आगे भी कुछ और, कौन जाने। कई बार मुझे ऐसे ख्याल मेरे मन में आते हैं कि आखिर हम इस ज़मीन पर किस लिए हैं या क्यों आए हैं। इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। ये बातें बहुत बार आती हैं मेरे मन में, और इस पृथ्वी के लिए या इस दुनिया के लिए हमारा क्या दायित्व है, और हम क्या कर पा रहे हैं, ये सवाल बहुत परेशान करता है। तो तब ये कविता ऐसे मेरे मन में आई थी, जो मैंने इस तरह से इसको लिखने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है बुद्ध के करीब जाना होगा। सम्यक मार्ग को आत्मलीन करते हुए सौंदर्य की कोई नई अनुभूति परक व्याख्या।
रहस्यमयी कल्पना लोक की तरह नाभि में धरते हुए बुद्ध के करीब जाना होगा। समय और जीवन के अंतराल को पाटना होगा किसी मशाल से। जीवन रूप में उतरी बेचैनियां, सवाल, स्वर्ण हिरण और रचना प्रक्रिया की तलाश में तीव्रतर होती जाती ख्वाहिशें और तमाम विफलताओं की प्रतिक्रिया व क्रिया के तलाश में भी जीवन रूप में उतरी बेचैनियां, सवाल, स्वर्ण हिरण और रचना प्रक्रिया की तलाश में तीव्रतर होती जाती ख्वाहिशें और तमाम विफलताओं की प्रतिक्रिया व क्रिया की तलाश में भी बुद्ध के समय में जाना होगा। और फिर सृजन की सारी आकांक्षाएं, सारी भौतिकता व आध्यात्मिकता लेकर उतर जाना होगा बहुत भीतर, गहरे कहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाने के क्रम में निर्वाण, मोक्ष, बोध के गहरे अर्थ व्याख्यायित होते रहने के संदर्भ में सदियों तक। इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है स्वर लहरियाँ। इसके पीछे भी थोड़ा सा कुछ भाव थे जो मुझे विचलित करते थे, और मैं बराबर उनके बारे में सोचती रहती थी कैसे अपने आप को और समृद्ध करना है, कैसे अपनी सृजनात्मकता में और कैसे मौलिकता लानी है, कैसे नयापन लाना है। क्योंकि कई बार जब हम किसी शुरुआत करते हैं अपने लेखन की, तो हमारे पर बहुत सारे लोगों का प्रभाव होता है, और जो हमारी अंदर की जो भीतर की जो मौलिकता होती है वो उस समय कहीं पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। लेकिन एक समय के बाद जो हम इस तरह के दबाव जो या प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं, एकेडमिक दबाव या लोगों और अन्य सृजनात्मक लोगों का जो प्रभाव हमारी कला पे पड़ता है, या उससे हम थोड़ा सा मुक्त होने लगते हैं, फिर तो शायद हम ज़्यादा और मौलिक हो पाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, तो मैंने कुछ इसी संदर्भ में एक ये कविता जो है लिखने की कोशिश की। अस्त व्यस्त रेखाओं में गुंजित पड़ी लय की मध्यम ध्वनियाँ, स्वर लहरियाँ मुक्त हैं सिद्धांतों से। जीवन चित्र में सौंदर्य की कोई अमूर्त भाषा रचती, कोई गहन अंधेरा रचती, विराट ब्रह्मांड का साक्षी बनती, अस्तित्व के उदात्त कैनवास पर मौलिक अनुकृति उकेरती, प्रकाश स्तंभ बनती, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलते सारी पृथ्वी का चक्कर काटती, उतरती अपने अपने भीतर परछाइयों, जीवन, मृत्यु और फुसफुसाहटों के साथ। ये मेरी अगली कविता का शीर्षक है चांद। चांद पर कुल प्रतीक मानकर या एक बिंब की तरह उसको मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसका अपने लेखन में या जो भी विधा है उसमें इसका निश्चित रूप से इस्तेमाल किया होगा, और तो मैंने भी किया है। और मैंने अपने पेंटिंग्स में भी चांद को अलग अलग रंगों और रूपाकारों में उकेरा है इसको, और अभी भी मैं इसको लेकर प्रयोग कर रही हूँ पेंटिंग में। और कविताएं भी मैंने बहुत सारी इसमें लिखी हैं इसको लेकर। तो मैं एक कविता इसकी सुनाती हूँ। चांद, तुम फिर से मेरे भीतर सिर उठा रहे हो, ऐसा मत करो। आखिर कहाँ मैं और कहाँ तुम अपनी उजली चांदनी के साथ मुझसे थोड़ी दूर चमकते रहो जहाँ अंधेरा है। अंधेरा तो यहाँ भी है, पर यहाँ तुम्हारी मसरूफियतों की परछाइयाँ भी हैं और बर्फ ख्वाहिशें भी। खैर, जाने दो, तुम मुझे मेरे अकल्पनीय यथार्थ के साथ रहने दो।
मेरी सूखती जड़ों के साथ। तुम्हारी जड़ों में बहुत से ग्रहों उपग्रहों की जड़ें हैं, केवल मैं ही तो नहीं जो तुमसे जिद करूं और तुम मान जाओ। आखिर क्यों उम्मीद करूं मैं? तमाम सदियों में नदियां तक अपना रास्ता बदलती रहीं। कभी वे सागर से मिलने की जद में होती हैं, कभी बारिश की सूखती बूंदों के साथ सूख जाती हैं। इसलिए चांद, तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। वैसे भी मेरे चाहने और ना चाहने से क्या होगा? तुम्हारा केवल मुझे रोशनी देना संभव नहीं और मेरा तुम तक पहुँचना, कि मेरे पास कोई आकाश गंगा नहीं, ना ही धरती पर कोई रास्ता। फिर तुम्हें याद दिलाने के क्रम में मैं अब भूलने लगी हूँ अपने दिन और रात, अपनी परछाई तक। ये बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए तुम मुझे मेरे साथ रहने दो, अपने ही भीतर मुझे मेरे होने का अर्थ ढूंढते रहने दो। ये एक कविता है जो ये भी, इसमें भी चांद का जिक्र है, और ये आजकल का जो दौर चल रहा है उसके ऊपर एक ये कविता मैंने लिखी थी, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है नफरतों का दौर। बदल गई है सदी, बदल गया है युग, अब नज़दीकियों और दूरियों में घुली नफरतों का दौर है। अब तुम सिर्फ अमावस्या और बुध पूर्णिमा का चांद नहीं हो, ना ही चांद तारीख हो। इसलिए कोई तुम्हें पुकारे, चाहे पृथ्वी ही क्यों ना हो, तुम पागलों की तरह दौड़ कर तो अब बिल्कुल मत आना चांद। लोग तुम्हें अपनी शायरी, नज़मों और जीवन में रखें तो अब यकीन मत करना, कब किताबों, जीवन और आकाश से निकाल कर फेंक दिए जाओ। ये हम जानते हैं, सूर्य तुम्हारा दूसरा रूप है, चाहे जितना तेज हो उसका ताप, उसका गुस्सा, फिर भी कभी मनमानी नहीं करता तुम्हारे साथ। और तुम भी तो सूर्य से लेते हो रोशनी, कितना ख्याल रखते हो उसका। उतर जाता है जब झीलों पहाड़ों के बीच सूर्य, तब तुम उतरते हो बीच आसमान में। वह दिन, तुम रात, फिर भी कितना एका है आपस में तुम्हारा। और फिर क्या तुम्हारे और सूर्य के बिना पृथ्वी का जीवन संभव है? मगर इससे क्या, आजकल समय विज्ञान की थ्योरी और गणित के फॉर्मूलों की तरह सिद्ध करने में लगा है। तुम अलग अलग दुनिया के उपग्रह हो, तुम्हारा रंग, मिजाज, तासीर अलग अलग है। अंतरिक्ष तुम्हारा कुल नहीं, तुम अलग अलग समयों के, अलग अलग सृष्टि के निवासी हो। और धरती, तुम तो अपने ही स्थान पर बहिष्कृत हो। और तो और नफरत की प्रयोगशाला में जारी है तुम्हारा रेशा रेशा, रंग रंग अलग करने की, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, कीट पतंगे, आकाश, समुद्र, नदियाँ तक को चिन्हित करने की अनायास ही फूट पड़ती हैं पंक्तियाँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कसकर जिह्वा दबा लेती हूँ, दांतों के बीच सुनती हूँ अब केवल यह प्रतिध्वनियाँ। मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना। कब, कैसे, कहाँ, नहीं शब्द की हत्या हो गई, किसी को खबर तक ना हुई। शुक्रिया मैम, कालिया मैम, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक कविता जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, इसका शीर्षक कोश है, और इसमें मैंने काफ़ी पेंटिंग्स में जो शब्दों का जो आंदोलन थे पेंटिंग के, चित्रकला से संबंधित, उनका कई जगह जिक्र किया है। तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। बहुत सारे जो आधुनिक यूरोपीय कला आंदोलन हुए, उसमें एक प्रभाववाद आंदोलन था, जिसमें जो कलाकार जो है सूर्य के प्रकाश में
चीज़ों को बाहर पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ को बहुत बिंदु बिंदु ऐसे लेकर उसको चित्रित करते थे। मेनली सूरज के ये प्रकाश के जो में जो रंग उनका बदलता था चीज़ों का, उसको उन्होंने चित्रित किया है। इसी तरह से एक अभिव्यंजनावाद एक वहाँ आंदोलन था जिसमें इसमें जो है अभिव्यक्ति पे जो आंतरिक जो भावनाएं हैं उस पर अधिक महत्व दिया गया। एक तरह से एक भाव प्रधान आंदोलन था। और सल्वाडोर डाली का नाम सभी ने सुना होगा, शायद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था यथार्थवाद शैली का। उसकी एक पेंटिंग है पिघलती घड़ियाँ, तो उसको भी मैंने इसमें यूज़ किया है। और इसमें एडवर्ड मुंक एक कलाकार था जिसकी एक कृति है द क्राई, और उसमें बहुत ही सादी और सिंपल है, और उसने सिर्फ बहुत कम रेखाओं से उसमें जो वो एक्सप्रेशन उसमें देना चाहता था कि एक लड़की जो है बहुत चीख रही है, वो उसमें दिखाने की कोशिश की। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है उसकी। इसी तरह से एक रॉडिन स्कल्पचर मूर्तिकार था जो बहुत ही अच्छे उसने मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं ये कविता मैंने इसको इन सब चीज़ों को कविता में कैसे पिरोने की कोशिश की है, मैं इसको सुनाना चाहती हूँ। अक्सर महसूस होता है इसका शीर्षक है कोश। अक्सर महसूस होता है जैसे रिक्त हो गया हो भीतर रंगों व रेखाओं का कोश। और तब जगत होती सदीक्षाएं अनिक्षाएं संवेदनाएं, जीवन के सार तत्व के साथ जिस पर तमाम टीका महाभाष्य लिखे गए हैं आदिकाल से। विषुवत रेखा के ठीक बीचों बीच से अपनी उन्मत्तता और विश्रांति में गुजरती, अपनी नश्वरता में भटकती, याद दिलाती रहती हैं कि नया शब्दकोश गढ़ना होगा, कुछ नए रंग लाने होंगे मोक्ष की प्रतीक्षा किए बगैर। शून्य पर टिकी संवेदनाएं, इच्छाएं और स्वप्न अक्षय कोश बनाने के लिए वहीं से चलना शुरू करेंगी जहां से पृथ्वी पर अंधेरा काले रंग के साथ प्रारंभ हुआ और अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी के अपने रंग बनते गए क्रमशः। रंगों का कतरा कतरा लेकर प्रभाववादी शैली में उतर जाऊं या फिर अभिव्यंजना में डूब जाऊं, या फिर सल्वाडोर डाली की पिघलती घड़ियां लेकर अपने समय से बाहर छलांग लगा दूं। मर जाने का मेरे कुछ तो असर होगा आखिर। मसरूफियत के इस दौर में केवल मोनालिसा की उदास मुस्कुराहट ही तो नहीं भरी है। एडवर्ड मुंक की द क्राई भी उतनी ही तीव्र अनुभूतियों में अंकित है जितना कि रॉडिन का द किस मूर्ति शिल्प। बहरहाल अक्षांश व देशांतर रेखाओं के साथ घूमती नश्वरताएं अनश्वर हो जाने की चाह में अपनी समूची जीवंतता के साथ उभरती हैं। जरा सी पृथ्वी, जरा से समंदर पर में, और जरा से समंदर के नमक में भी, और तो और जरा सी चिड़िया की आवाज़ में भी, कि जहाँ जीवन है वहाँ ईश्वर है, जहाँ मृत्यु है वहाँ ईश्वर है, मगर हम कुछ नहीं देख पाते अपने स्वर्ण मृग के अलावा, न जीवन, न मृत्यु, न ईश्वर। ये मेरी अगली कविता का शीर्षक है अंधेरे का अर्थ। अंधेरा सिर्फ नीला या काला नहीं होता। अंधेरा सिर्फ नीला या काला नहीं होता, यह मैंने रंगों को बरतने के बाद कुछ जाना। यह बात दिगर है, यदि हरे रंग की भरमार है तो अंधेरा हरापन लिए होगा। यदि पीले रंग की भरमार है तो पीलापन लिए होगा।
यदि पीलेपन की भरमार है तो अंधेरा पीलापन लिए होगा। वैसे हम ये कैसे ठीक ठीक तय कर सकते हैं कि हर अंधेरे का अर्थ काला होता है, अंधेरे का अर्थ लाल भी हो सकता है। जो हमारी देह की अंधेरी शिराओं में बहता है, अंधेरे का अर्थ लाल भी हो सकता है। जो हमारी देह की शिराओं में, जो हमारे देह की अंधेरी शिराओं में बहता है, बरतते हैं उसे जब हम उजाले में, तब सही सही पहचान पाते हैं। पर सही सही पहचान पाने के लिए अंधेरे में उतरना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उजाले को बरतना। ये एक मेरी अगली कविता है। ये एक अनामिका जी की एक कविता है, नमक, उससे प्रेरित होकर मैंने इसको लिखा है। इसका शीर्षक है रंग नमक है। नमक की ही तरह रंग का भी कोई व्याकरण नहीं होता। कई कई युगों तक बरतने के बाद रंगों में उतरता है नमक। ये जो रंग हम देखते हैं पेंटिंग्स में जो प्रयोग करते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि वो ये रंग तो उस आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट ने लगाया है और उसको हम भी अपनी पेंटिंग में लगाएंगे। पर जब हम अपनी पेंटिंग्स में लगाते हैं, अपने चित्रों में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा उतना सुंदर नहीं लगता या उतना इम्प्रेसिव नहीं होता, उतना अभिव्यंजनात्मक नहीं होता है जैसा कि हमने किसी अन्य चित्रकार के, किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्रों में देखा था। तो ये रंग जो है उनको अपना बनाना पड़ता है, अपने भीतर पहले उतारना पड़ता है। उसके लिए सतत रियाज की और लगातार काम करते रहना, सृजन करते रहने की ज़रूरत है। तो उसी संदर्भ में ये कविता मैंने उसको रंगों के साथ जोड़ा है। नमक की ही तरह रंग का भी कोई व्याकरण नहीं होता। कई कई युगों तक बरतने के बाद रंगों में उतरता है नमक। वही नमक जो अनामिका जी की कविताओं में है कि उन औरतों से पूछो कितना भारी पड़ता है उन्हें, उन औरतों से पूछो कितना भारी पड़ता है उन्हें नमक जो उनके चेहरे पर है। वही नमक जो अस्थि मज्जा तक गला देता है, वही नमक जो कम या ज़्यादा होने पर बिगाड़ देता है खाने का आस्वाद। वैसे तो ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक दोनों बिगाड़ देते हैं खाने का आस्वाद और जीवन का भी। इसी तरह सही सही मात्रा का ज्ञान होने के बावजूद भी जरा सी चूक, जरा सी बेध्यानी, इसी तरह से सही सही मात्रा का ज्ञान होने के बावजूद भी जरा सी चूक, जरा सी बेध्यानी बिगाड़ देती है कृति का सौंदर्य। नमक एक योग है, एक ध्यान है। रंग एक योग है, एक ध्यान है। जितना गहरे उतरो इनमें, जितना गहरे बरतो इनको, हमारी भीतर समाते चलते हैं। और तो और हमारी देह में ना जाने कितना रंग, कितना नमक भरा है। चाहो तो अपने भीतर उतर कर सीख सकते हो, चाहो तो अपने भीतर उतर कर सीख सकते हो बरतने का सही सही फलसफा। ये एक मैं कविता सुनाना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है चांद प्रेरणा। जी मैम, आजकल अंधेरे का रंग लाल ही है और ये कविता मैम आपको समर्पित करती हूँ। मैं आपको यह सुना चुकी हूँ पहले और आपको यह कविता बहुत अच्छी भी लगी थी। आज मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। जिस तरह समुद्र में आता है उछाल चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप के साथ, ठीक वैसे ही मन की सतहों पर उतरता है जब कोई चांद। उसकी रोशनी में संवेदनाएं किस कदर हरी भरी हो जाती हैं कि जन्मने लगती हैं नए नए रूपों में। चांद मुक्ति बोध की कविता को पढ़ते हुए भी उतर सकता है, कभी स्वामीनाथन के रहस्यमय खामोश चित्रों को जीते हुए भी, कभी
कुमार गंधर्व के किसी आलाप की तान पर दिन को बरतते हुए भी। कभी स्वप्न में सिमोन द बोवार की जीवनी को दोहराते हुए, तो कभी पगडंडियों पर चुपचाप अकेले चलते हुए। कभी रात के अंधेरे में स्त्रियों के लिए समय समाप्त हो जाने वाली सीमा के पार होते ही अदृश्य सायरन की गूंज से घबराकर घर की ओर लौटते हुए भी। कभी भीड़ भरी सड़क को भय की तरह महसूसते हुए भी, कभी भीड़ भरी सड़क को भय की तरह महसूस करते हुए भी। और तब उन सारी ध्वनियों के अर्थ भी समझ में आने लगते हैं जो चिड़िया की आवाज़ के संग वर्तुल घूम रही हैं पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक। उन सारे दृश्यों के अर्थ भी खुलने लगते हैं, उन सारे दृश्यों के अर्थ भी खुलने लगते हैं नए नए संदर्भों में, जो भीतर परत परत जमा अमूर्त दृश्यों को ठेल ठाल कर बना लेते हैं अपनी जगह, और दम साध कर बैठी दुश्चिंताओं के साथ हाथ मिलाते छेड़ देते हैं एक बहस अनुभव और कड़वी सच्चाइयों के बीच। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कविताएं सुना ली है, और अब शायद समय भी हो गया है, 8 बज रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे विदा लेना चाहिए। कालिया मैम, ममता कालिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने प्यार से मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, और आपसे ही मैंने, आपका जिक्र ना हो यहाँ, आपका और कालिया, रविंद्र कालिया सर का जिक्र ना करूँ तो मुझे अपनी हर महफिल अधूरी ही लगती है। अगर आप लोग का सानिध्य ना होता, आप लोगों से मैंने कलम पकड़ना सीखा और लिखना सीखा, बहुत कुछ आप लोगों से समझा जाना। और रविंद्र कालिया सर के लिए क्या कहूँ, उनसे तो बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव था, और मैं उनके स्मृतियों को यहाँ नमन करती हूँ। और अब मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको नमस्कार करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मुझको सुना। शुक्रिया, आदाब।